स्वागत है दोस्तों आप सबका लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो हमारी एक हिंदी की कहानी पे होने वाली है, जिस कहानी का नाम है उसने कहा था। इस कहानी को लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। गुलेरी जी की ज़्यादातर कहानियाँ मार्मिक दृश्यों के ऊपर या मार्मिक कहानियाँ ही होती हैं इनकी कहानियाँ। ये कहानी भी एक मार्मिक कहानी है। उसने कहा था यानी कि इस कहानी में प्रेमी ये बात कहता है कि उसकी प्रेमी ने उससे, जो प्रेमिका है उसने उससे कुछ कहा था। वो कहा क्या था यही कहानी में बताया गया है, और इस प्रेमी का नाम लहना सिंह इस कहानी के अंदर बताया गया है। लहना सिंह लुधियाना या पंजाब का रहने वाला है, जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिससे उसको प्रेम हो जाता है। हालांकि वो समय बहुत छोटा होता है, उनकी खैर शादी भी नहीं हो पाती, कुछ नहीं होता। बाद में कहानी काफ़ी अरसे बाद जाती है, जहाँ पर लहना सिंह एक फ़ौजी बन चुका है और वो जर्मन लोगों के ख़िलाफ़ युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहा है। वहाँ पर एक कमांडर दिखाया है सेना का, जो कि उसकी प्रेमिका का पति है। जब वो उस प्रेमिका का जो सैनिक का जो कमांडर होता है वो कहता है कि तुम्हें मेरी पत्नी जी बुला रही हैं, यानी कि नायिका बुला रही है, तो उनसे मिलने के लिए जाता है और देखता है कि उसकी प्रेमिका ही उसकी पत्नी है आदमी की। और जब उसकी प्रेमिका उससे मिलती है तो उससे वो कहती है कि तुम मेरे पति और मेरे बेटे का ध्यान रखना। और उसी की बात को, कही हुई बात को वो वचन बांधकर पूरी तरह से यहाँ पर अदा करता है और आखिर में शहीद हो जाता है। तो देखते हैं इस कहानी में क्या कहा गया है। शुरू करते हैं इस कहानी को। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की ज़बान के कोड़ों से जितनी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़ों की पीठ पर चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़ों की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदल की आँखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनकी पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराश और शोक के अवतार बने ना किसी चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्कादार गलियों में हर एक लड्डे वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुंदर उमड़ा कर बच्चों खालसा जी, बच्चों हटो भाई जी, ठहरना भाई आने दो लाला जी, हटो बादशाह कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बत्तखों, गन्ने और खोपचे और बारे वालों के जंगल से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन धार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचना वाली के ये नमूने हैं। हट जा पीड़े, हट जा जीणे जोगिए, हट जोकर मरवालिए, हट जा पुत्ता पराइए, बच जा लंबी वालिए। समिष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों की प्यारी, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से पता जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वे अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और ये रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ हैं? लड़के ने पूछा। मगरे में। और तेरा? मांझे में। लड़के ने कहा, यहाँ कहाँ रहती हो? लड़की ने कहा, अंतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, लड़के ने जवाब दिया, और उनका घर गुरु बाज़ार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है क्या? इस पर लड़की ने कुछ आंखें चढ़ाकर गत धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया।
दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई है। लड़के ने पूछा, कब? लड़की ने जवाब दिया, कल, देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं आखिर घर पहुंचा। फिर ये कहानी कुछ समय बाद काफ़ी आगे पहुंच जाती है, जहां पर लहना सिंह काफ़ी बड़ा हो चुका है और फ़ौज का हिस्सा बन गया है। वह अब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनों और तुर्कों के ख़िलाफ़ युद्ध लड़ रहा है। कहता है, राम राम, ये भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गईं। लुधियाना में 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ़ ऊपर से। पिंडलियां तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। ज़मीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज ज़मीन धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचें तो कोई लड़े। नगरकोट का ज़लज़ला सुना था। यहाँ दिन में 25 ज़लज़ले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफ़ा या कूहनी निकल गई तो अचानक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन हैं। 4 तो खंदक में बिता दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टियाँ। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खा कर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल का सहारा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नींद नहीं मिली। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेले मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहिब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यहाँ अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था। 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हज़ारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी, सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं है और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावली के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिंगड़ी को कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल ले। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदा पानी भर कर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पागा बन गया हूँ। करो जर्मन बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के तरबूजों में पानी दो। ऐसा स्वाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊँगा। लाडी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली
फिरंगी मैम, चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझ न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा है, जैसा मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिंगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खक्कड़ के किनारे मरूंगा। भाई कीर्तन सिंह की गोदी में पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ में लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। बजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर ते पिशोरा नू जा दिए। कर लेना लोंगा दा बपार मणिए, कर लेना ना देड़ा सौदा अड़िए, ओढ़ लाड़ा चटाका कद्दुए नू। कद्दू बढ़ाया वो जोदार गोरिये हूँ लाड़ा चटाकू कद्दुए नू। कौन जानता था कि दाढ़िया वाले दरबारी सिख ऐसे लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। रात हो गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबलों और एक बनार कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर और दूसरी बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, ओ बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला। कब कपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? बोधा ने पूछा। मेरे पास सिंगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। बोधा ने कहा, ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। लहना सिंह बोला, हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मैमे, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार जर्सी उतारने लगा। बोधा ने पूछा, सच कहते हो? लहना सिंह ने कहा, नहीं और नहीं, झूठ। यूँ कहकर ना ही करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और अब खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हज़ारा सिंह। कौन? पूछा। पलटन साहब, हुजूर। करिए हुक्म। हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बहुत बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया।
पलटन साहब लहना की सीढ़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आँख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया, मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिंगड़ी के उजाले से साहब का मुंह देखा, बाल देखे तब उसका माथा ठनका। पलटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। पलटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब? लहना सिंह ने पूछा। हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? जवाब दिया, लड़ाई ख़त्म होने पर। क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं? लहना सिंह ने कहा, नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधीर ज़िले में शिकार करने गए थे? जवाब दिया, हाँ हाँ, वही जब खोते पर सवार थे और आपका खान सामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वे नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्टे में निकली। ऐसे अवसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना? लहना सिंह ने पूछा। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेज़ पर लगाएंगे। जवाब दिया, हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। लहना सिंह ने पूछा, ऐसे बड़े बड़े सींग 2 फुट के तो होंगे? उसने जवाब दिया, हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुम सिगरेट नहीं पियोगे? उसने पूछा। लहना सिंह ने जवाब दिया, पीता हूँ साहब, दिया सिलाई ले आता हूँ। कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह? हाँ। क्यों लहना, क्या कयामत आ गई है? ज़रा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, लहना सिंह ने कहा। कयामत है और पलटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। उसने पूछा, क्या? पलटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बात की। सोहरा साहब उर्दू बोलता है और किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब? उसने पूछा। अब मारे गए। धोखा है सूबेदार, हो रहा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते हुए दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट जाए। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खड़के। देर मत करना। हुक्म तो ये है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं पलटन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 हैं। 8 नहीं 10, एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा पलटन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सीढ़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सिलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाला था। इतने में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मिन आउट कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सीढ़ी के पास लिटाया। जेब की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब में
जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों पलटन? लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। ये सीखा कि जगाधीर के जिले में नीलगाय होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। ये सीखा कि मुसलमान खान साहब मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर ये तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लेफ्टन साहब तो बिन डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथें जेब में डाली। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मुझे माझे का लहना इतने बरस से लेफ्टन साहब के साथ रहा है। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़ पढ़कर उनमें से विमान चलाने की विधा जान गए। गौ को नहीं मारते। हिंदुस्तान आ गए तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनिए को बहकाता है कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पौलहू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंछ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कह दिया था कि मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ पर गोली लगी। इधर लहना की हैनी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाक सुनकर सब दौड़ उठे। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जवान जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और वह लेटे हुए और वह 70 थे, यानी जर्मन। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। अचानक आवाज़ आई, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। और धड़ाधड़ बंदूकों की फायर जर्मन की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्कों के बाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आकर बरसाते जाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखिया, दी फौज आई, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा, श्री सतगुर अकाल पुरख, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत में रहे थे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदारों के दाहिने कंधे पर गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी थी। उसने गांव को खंदक की गीली मिट्टी से पुर लिया और बाकी का साफा कस कर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहना सिंह को दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ शकीय नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंतविड़य पादेश्याचार्य कहती है। मजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही है। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह ने सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिने ओर की खाई वालों को सुन
दिखाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टरों और बीमार ढोने वालों की गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वे वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए, दूसरी में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लहना सिंह की जान की पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने ये कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ये तो देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। यहाँ जो सूबेदारनी जी हैं वही लहना सिंह की कभी प्रेमिका थी। और तुम? सूबेदार ने पूछा। मेरे लिए वहाँ पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीर सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। और कहा क्या था? कि मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। गाड़ियां चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तेने मेरे और बोधा के प्राण बचाए। लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना, उसने कहा था वही चीज़ यहाँ पर आ गई। उसने क्या कहा था? अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा, पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। क्षण भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती हैं। सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का था जब उसकी मुलाकात उस सरदारनी यानी के सूबेदार की बीवी से हुई थी। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ था। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 साल की लड़की मिल जाती थी। जब वे पूछता तेरी कुड़माई हो गई है, वे धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम की फूलों वाला सालू। सुनते ही लैला सिंह दुखी हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह, पानी पिला दे। एक झटका, फिर से लैला सिंह जोर की सांस लेकर बोलते हैं। फिर दोबारा से उनको बीती हुई वर्ष याद आते हैं। 25 वर्ष बीत गए। अब लैला सिंह सन 17 राइफल के ज़मींदार हो गया है। सीरियल नंबर 70 की राइफलियंस में समझदार हो गया है। उस 8 वर्षीय कन्या का ध्यान ही ना रहा। ये ना मालूम वह कभी मिली भी थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टियां लेकर ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने वे अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फ़ौज लाम पर जाती है, फ़ौरन चले जाओ। साथ ही सूबेदार हज़ारा सिंह की चिट्ठी मिली। मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। बोधा सिंह और सूबेदार बाप बेटे हैं, जो सरदारनी के पति और बेटे हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लैला सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुँचा। सूबेदारनी मुझे जानती है। कब से? रेजिमेंट के क्वार्टर्स में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाके माथा टेकना कहा। असीज सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? लड़की ने कहा। सूबेदारनी ने। लहना सिंह ने कहा, नहीं। लड़की ने कहा, इनकी सूबेदारनी ने कहा, तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। वह भावों की झट टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव निकल बहा। लहना सिंह ने एक बार फिर से जोर की सांस ली।
दोबारा से वो बेहोश हो गया। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम करती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घंगरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फ़ौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए। आप घोड़े की लात में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ये मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी और भी मैं चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। फिर एक झटका लेकर लहना फिर से जागा। उसने कहा, वज़ीर सिंह पानी पिला दे। उसने कहा। फिर वो बेहोश हो गया। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे वज़ीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? किरतार सिंह वज़ीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। वज़ीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में ये आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाएंगे। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही ये आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने उसे लगाया था। वज़ीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पहले लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। और इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता है।